हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मिक्स एमसीक्यू कराए थे, 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। जिसके बाद अब मैं कराऊंगा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो कि टर्म वन में पूछे जा सकते हैं। यानी टोटल 50 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू के मिक्सअप चैप्टर से। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आपका पूरा रिवीजन हो जाता है, पूरा का पूरा क्लास सिलेबस का रिवीजन हो जाता है। आज भी ऐसे ही करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन का आंसर देखना क्लास, फिर वीडियो प्ले करना कि देखना कि मेरे से आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपका आंसर सही है तो वेल एंड गुड, और अगर आपका आंसर गलत है तो प्लीज इन क्वेश्चंस को लिख के कहीं रख लेना, ताकि बिफोर एग्जाम आप सिर्फ इन क्वेश्चन को देखकर जा सको, आपको बहुत ज्यादा वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना सारे दोस्तों में, और वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज 25 में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और ये सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, पूरे सिलेबस का रिवीजन भी है। ऐसा आपको वीडियो में फील भी होगा कि मैं उसके आसपास के भी सारे टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट। बजट में क्वेश्चन है क्लास की, कौन सा रिसीट एक कैपिटल रिसीट है। तो मैं बता दूं क्लास, कैपिटल रिसीट उसे कहते हैं जहां पे कोई ना कोई असेट हमारी कम हो जा रही है, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, और तीन ही होते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। तो लाइसेंस एंड कोर्ट फीस, तो भैया ये तो रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प अगर मिल रहा है क्लास तो वो भी रेवेन्यू शीट है। सेल किया 40%, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट है, और डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकार ने अपनी कंपनी का 40% शेयर बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट इज कैपिटल शीट। ठीक है, प्रॉफिट किसी पब्लिक कंपनी का वो रेवेन्यू होता है, यानी कि पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ। सबसे पहली बात, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है तो सरकार सरप्लस बजट बनाएगी। कंट्री के अंदर डिफ्लेशन चल रहा है, मंदी चल रहा है, तो सरकार डेफिसिट बजट बनाएगी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो बजट कैसा बनेगा, सरप्लस। और डिफ्लेशन यानी कि मंदी हो रही है, तो बजट कैसा बनेगा, डेफिसिट। और एक बात आप ध्यान रखना, ये जो इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट बनाना, डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट बनाना सरकार का, ये किसके अंदर आता है क्लास, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही आंसर क्लास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन में सरप्लस और डिफ्लेशन में डेफिसिट बजट बनाती है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड डैश फॉर अ फिस्कल ईयर। इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फंड रिकॉर्ड करता है, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ लोन्स। तो बताओ क्लास की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है क्लास कितनी फॉरेन करेंसी आ रही है बाहर से और कितनी फॉरेन करेंसी जा रही है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितना कलेक्शन हो रहा है और कितनी पेमेंट हो रही है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सैंपल पेपर से फोर्थ क्वेश्चन लिया है क्लास सीबीएसई के, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो कहां पे आएगा, ट्रेड सरप्लस किसे कहते हैं, करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी कि इसमें बोला गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्ट है। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट ये होता है, नहीं। ट्रेड सरप्लस इनविजिबल आइटम होता है, नहीं। करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज अ पॉजिटिव आइटम ऑफ अकाउंट इन बीओपी, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो बड़ा डी ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। बट सी में कहां गलती, जरा ये देख लेते हैं। करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने बाहर वालों को दिया है, अगर हमने बाहर वालों को दिया है पैसा तो बेटा वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आइटम आएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो भी गलत है। सो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एन इंडियन रियल स्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। एक इंडिया की रियल स्टेट कंपनी है, उसने गूगल से कुछ रेंट उसे मिला है बाहर से, तो अगर रेंट मिला है तो पैसा आ रहा है क्रेडिट, और क्योंकि ये नॉर्मल एक सर्विसेज है तो क्लास ये किसका अकाउंट होगा, क्लास ये करंट अकाउंट का कंपोनेंट है। तो क्रेडिट और करंट यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड आएगा, पैसा मिल रहा है, और ये चीज आएगा करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि ना ही इसमें कोई असेट और लायबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये करंट अकाउंट के अंदर आएगा, यानी क्लास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आइडेंटिफाई द पेयर, आपको बताना है क्लास की कौन सा सही है, करंट कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन का आपको बताना है विच पेयर इज करेक्ट। तो करंट अकाउंट सरप्लस, सरप्लस में रिसीट कम नहीं हो सकता, ज्यादा होता है। करंट अकाउंट सरप्लस ये है, रिसीट ज्यादा पेमेंट, ये सही है। बैलेंस, बैलेंस करंट अकाउंट, भाई बैलेंस में ऐसा नहीं इक्वल होता है, बैलेंस में तो करंट अकाउंट डेफिसिट तो इक्वल नहीं होता क्लास डेफिसिट में, तो यानी कि सारे गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी का जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बी जो पेयर है करंट अकाउंट सरप्लस वे रिसीट इज ग्रेटर देन पेमेंट, ये बिल्कुल सही है।
In a government budget, revenue deficit is 50,000 crores and borrowing 75,000 crores. Find out the fiscal deficit. बेटा देखो डेफिशिट के टाइप्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और मैं काम कर रहा हूं एक चीज के ऊपर जिसका नाम है क्लास आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर में, जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है। डीआई के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में मिस्टेक ही था जिसमें डेफिसिट वगैरह आपको निकालना था। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब पहले से कितना परसेंट बढ़ा है, पहले से कितना परसेंट घटा है, किसका परसेंटेज ज्यादा है, किसका परसेंटेज कम है। तो डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं सैंपल पेपर में, तो जाहिर सी बात है क्लास डीआई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर, एक सिंगल मार्क का भी छूटने नहीं दूंगा, इसकी गारंटी है क्लास, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी उसको वीडियो लेके आऊंगा और कैसे डीआई के क्वेश्चन बनाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आगे भी आपको काम देगा, सिखा दूंगा आपको। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसका फॉर्मूला वैसे तो वो बोरोइंग्स के बराबर होता है, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में बजटरी डेफिसिट दिया हो तो बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी को जोड़ोगे तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। तो बजटरी डेफिसिट कितना है क्लास 50,000, और प्लस ये जो बोरोइंग्स है 75 है, तो 50,000 प्लस द गवर्नमेंट बजट। अच्छा बजट रेवेन्यू डेफिसिट, अच्छा रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है। अच्छा चलो क्लास यहाँ पे बजटरी डेफिसिट नहीं दिया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है। तो जब आपको रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ 50,000 तो रेवेन्यू डेफिसिट से कोई लेना देना नहीं है, आपको फिस्कल डेफिसिट पूछा है तो वो क्लास ये बोरोइंग्स के बराबर ही होगा, दैट इज 75। लेकिन अगर आपको यहाँ पे रेवेन्यू की जगह बजटरी डेफिसिट दिया होता, बजटरी डेफिसिट, तो आप बजट डेफिसिट फिर यहाँ पे खाली बोरोइंग नहीं दिया होता, लिखा होता बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी, तो आप दोनों को जोड़ते तो आपका फिस्कल डेफिसिट निकल आता। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट इन डैश अकाउंट्स। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, अगर हम मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो करंट अकाउंट में आएगा, और बोरोइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो पहला करंट दूसरा कैपिटल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज ये आपका करंट अकाउंट है, और जो बोरोइंग है ये क्या है क्लास आपका कैपिटल अकाउंट। टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु were discussing the exchange rate system. Under this system, the exchange rate are determined by the market forces of demand and supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority. वो competent authority आप सबको पता है कौन है क्लास, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, to keep the exchange rate within a specified range. तो बेटा ये किसकी डेफिनेशन है, ये किसकी बात कर रहे हैं? 3 टाइप के एक्सचेंज रेट है, फिक्स, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। तो ये मैनेज फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, तो मैनेज फिक्स नहीं होगा क्लास, लाइन को ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि जल्दीबाजी में पढ़ा हुआ ऑप्शन आप गलत टिक कर दोगे, मन में रहेगा कि वो सही है बट मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो यानी कि 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज, वो रेट ऑफ एक्सचेंज, द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं उसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। मार्केट फोर्स करती है वो फ्लेक्सिबल। डैश रेफर्स टू सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट is determined by the market forces but central bank influence the exchange rate system through intervention। तो बेटा इसे होते हैं मैनेज फ्लोटिंग। ध्यान रखना इंटरवेंशन है, आरबीआई एक्सचेंज रेट को बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, तो उसको इंटरवेंशन करती है, उसमें टांग अड़ा के उसके रेट को कम से कम कोशिश करते करने के लिए कि रेट जो है लिमिट्स के अंदर रहे, रेट बहुत ज्यादा हैवीली डेप्रिशिएट ना हो, तो उसे बोलते हैं क्लास क्या, मैनेज फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज नोन एज, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं क्लास, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो 12th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। और मैनेज फ्लोटिंग का दूसरा नाम होता है डर्टी फ्लोटिंग। पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होता है क्लास, जहां पे डॉलर में क्लास क्या होता है, एक्सचेंज होता था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में पुराने टाइम पे उसे बोलते हैं पैगिंग या पैग एक्सचेंज रेट सिस्टम। देयर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन द रिजर्व रेशियो एंड मनी क्रिएशन। तो देखो डिपॉजिट मल्टीप्लायर यानी मनी क्रिएशन का फॉर्मूला होता है 1/LRR। अगर आप इंटू 100 कर सकते हो या फिर खाली एलआरआर को परसेंटेज में लिख सकते हो। तो एलआरआर जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई उतना कम होगा, और एलआरआर जितना कम होगा क्लास मल्टीप्लाई उतना ही, क्लास एलआरआर जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई उतना कम, एलआरआर जितना कम होगा मल्टीप्लाई उतना ही ज़्यादा होगा। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशियो के बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप, क्लास 13 का इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है 13 क्वेश्चन का। डियर लर्नर, अगर आप क्लास 6 टू क्लास 12 में हो तो अनअकैडमी लेके आया है क्लास आपके लिए बहुत
बेहतर ऑफर जिसका नाम है क्लास फेस्टिव सीजन ऑफर, जहां पे अनअकैडमी का कोई भी 12, 15 या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। सिमिलरली 24, 36, 48 पे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 60, 72, 84 पे 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। और ये सीबीएसई क्लास 6 to 12 के लिए जो कि एक बंडल ऑफर है, यानी क्लास आप इस पूरे ड्यूरेशन में कभी भी वीडियो देख सकते हो क्लास जिस ड्यूरेशन का आपने लिया है 6 to 12 क्लास का। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेनिफिट में लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, यानी कि एक टाइम स्लॉट बुक करके आप टीचर से डायरेक्टली होमवर्क आप पूछ सकते हो। पर्सनल मेंटोर होगा क्लास, जहां पे पर्सनली क्लास टीचर आपको गाइड करेंगे, हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर काम करेंगे, आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर काम करेंगे, स्टडी प्लान करेंगे। वीकली आप अपना रिपोर्ट एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो, पेरेंट्स से आप आपके पेरेंट्स टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लास बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट में क्लास आप अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करो, मेरा लिंक मिलेगा वहां पे क्लास, वहां पे लिंक मिलेगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, SPA10 मेरा कोड है, SPA10 उसे यूज करना मत भूलना, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है क्लास, जाके डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर करें। स्टेटमेंट 1 14 क्वेश्चन का, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो बी टर्म एज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। क्या सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक्स कहेंगे? नहीं बेटा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल मतलब कि NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी होते हैं जो बैंक्स नहीं है, बट क्लास कहीं ना कहीं उसी तरीके से काम करते हैं। मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड लोन, म्यूचुअल फंड कंपनी, ये DHFL होम लोन, ये सब क्लास उसके एग्जाम्पल्स हैं। स्टेटमेंट 2 है, तो पहला स्टेटमेंट तो जी गलत हो गया। दूसरा, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो एडवर्सली अफेक्टेड द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। ट्रू। कैश रिजर्व रेशियो जैसे बढ़ता चला जाएगा तो बैंक को ज्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, बैंक लोन कम दे पाएगी। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है क्लास, पहला गलत, दूसरा सही। तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल, यानी कि 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है। If the total deposit is 10,000 crores and legal reserve ratio is 40%, then the initial deposit will be, बेटा डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इंटू 100, तो ये आएगा 2.5, 2.5 गुना। तो जो भी इनिशियल डिपॉजिट था उसका 2.5 गुना करेंगे तो हमारा टोटल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो अगर 2.5 गुना है क्लास, अगर इनिशियल डिपॉजिट आपका 2.5 गुना है, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट जो है आपका 2.5 गुना है, क्या हो गया? हाँ, इनिशियल डिपॉजिट अगर क्लास 2.5 गुना है तो इनिशियल डिपॉजिट का 2.5 गुना करोगे, मतलब डिपॉजिट मल्टीप्लायर 2.5 गुना है तो इनिशियल डिपॉजिट का 2.5 गुना करोगे तो क्लास कितना आ जाएगा? 10,000। इनिशियल डिपॉजिट का अगर आप 2.5 गुना करते हो तो कितना क्लास आ जाएगा? इसका 10,000 आ जाएगा। तो मुझे बताओ, इस 2.5 को इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा 25 चौके 100, 4,000 आपका इनिशियल डिपॉजिट निकल के आएगा, यानी क्लास 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, तो ध्यान से अच्छे से इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। इनिशियल डिपॉजिट दिया होगा, टोटल निकालना होगा, इनिशियल टोटल दिया होगा, LRR निकालना होगा या मल्टीप्लायर निकालना होगा, तो आप ध्यान रखना। और ध्यान रखना कि मल्टीप्लायर में और LRR में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। The function of central bank involve buying and security of government security from the public। तो बेटा कौन सा फंक्शन है RBI का जहां पे RBI सरकारी शेयर्स को खरीदता बेचता है? तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, 16 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। 17, Which of the following agency is responsible for, वैसे 16 क्वेश्चन के बहुत कम चांस है एग्जामिनेशन में आने के, बट फिर भी मैंने डिस्कस कर लिया, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे तो कुछ भी नौबत नहीं आएगी टेंशन वाली। ओके, तो 1 रुपी करेंसी नोट कौन इशू करता है? क्या सारे करेंसी नोट RBI इशू करता है? तो 1 रुपी भी RBI इशू करता नहीं बेटा, 1 रुपी क्लास करेंसी नोट को कौन इशू करता है? क्लास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक 1 रुपी कॉइन जो है वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जहां पे 1 रुपए की बात आएगी तो आप ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रोग्रेसिव टैक्स, आपको पता है 2 तरह के टैक्स होते हैं क्लास, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव है? जो यानी कि बढ़ता चला जाता है, इनकम बढ़ता चला जाएगा तो जो टैक्स है वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। तो आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट टैक्स के 3-4 एग्जांपल बताओ और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स के भी 3-4 एग्जांपल बताना। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर का है, ध्यान रखना, और डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो हम शिफ्ट नहीं कर सकते, नॉट शिफ्टेबल, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं कंज्यूमर के ऊपर।
What is the value of money multiplier? Initial deposit is 500 and LRR is 10%. तो बेटा LRR is 10%, तो 1 upon LRR into 100 आता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर. सो इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया 10 टाइम्स. तो अगर आपको टोटल डिपॉजिट पूछता तो 500 का 10 टाइम्स 5000 हो जाता, बट यहाँ पे क्लास आपको पूछा क्या गया, सिर्फ डिपॉजिट मल्टीप्लायर पूछा गया है, दैट इज 10. आंसर आएगा क्लास 10. What item are not included in M1? Money 1, money supply is the stock concept. ध्यान रखना, stock concept इसका फॉर्मूला होता है M1 का CC DD OD CC करेंसी इन कैश, DD डिमांड डिपॉजिट एंड OD अदर डिपॉजिट विद RBI. अदर डिपॉजिट में 3 चीजें आती हैं क्लास, किसका, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, IMF, वर्ल्ड बैंक और नाबार्ड, इनका पैसा. तो हम बैंकों का और गवर्नमेंट का पैसा काउंट नहीं करते, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म का पैसा काउंट करते हैं. और जो M1 के अंदर क्लास इंटर बैंक डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाता, यानी क्लास डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम नेट डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, एक बैंक का दूसरे बैंक का पास जो पैसा है हम उसे क्लास कंसिडर नहीं करते. 21 डैश इज अ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट. तो रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जिससे सरकार की ना ही कोई असेट कम होती है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, फ्री फंड का पैसा सरकार को मिलता है. तो फंड रेज बाय एनएससी तो बड़े कैपिटल है, क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पब्लिक को इशू करके पब्लिक से उधार लिया जाता है, लायबिलिटी बनती है, ये कैपिटल है. सेल 40%, तो ये डिस इन्वेस्टमेंट है, ये भी कैपिटल है. प्रॉफिट किसी कंपनी का वो रेवेन्यू है. जापान से लोन लिया है बेटा, वो कैपिटल है. तो यानी 21 का सी ऑप्शन करेक्ट है. किसी भी सरकारी कंपनी का प्रॉफिट हो, स्केट हो, इंटरेस्ट है, टैक्सेस है, फीस, फाइन, पेनल्टी, ये सब रेवेन्यू होता है. ठीक है, ना ही सरकारी कोई लायबिलिटी बनती है, ना ही कोई एसेट कम होती है. Which of the following statement is true? फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट. नहीं बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट का जो डिफरेंस होता है उसे फिजिकल डेफिसिट नहीं कहते, उसे बजटरी डेफिसिट कहते हैं. प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट एंड टोटल इंटरेस्ट पेमेंट. नहीं यार, टोटल रिसीट नहीं होता, फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्राइमरी डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट. तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो सम ऑफ किसके सम के बराबर है क्लास, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट. बिल्कुल करेक्ट है क्लास स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मुझे प्राइमरी डेफिसिट निकालना होता है तो फिजिकल में से मैं इंटरेस्ट को उधर भेज दूंगा, फिजिकल माइनस इंटरेस्ट प्राइमरी, तो इंटरेस्ट यहां भेज दिया, तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट. यानी क्लास इसका सी ऑप्शन करेक्ट है. 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, कोई बात नहीं बेटा, 3 ही दे रखे हैं, तो क्लास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. The government budget has a revenue deficit. This is gets financed by. Revenue deficit का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्लास, क्या होता है, RE माइनस RR. यानी कि गवर्नमेंट इस लायक नहीं है कि अपने खर्चे को कम कर सके और ना ही अपनी कमाई को बढ़ा सके. इंडिया गरीब देश है, हम टैक्सेस बढ़ाकर पब्लिक से अपनी कमाई को नहीं बढ़ा सकते. लोग गरीब है, टैक्स नहीं दे पाएंगे. देश बन रहा है तो देश में खर्चा भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, रूरल डेवलपमेंट पे खर्चा तो होना ही होना है. तो ना सरकार अपने खर्चे कम कर सकती, ना अपनी कमाई बढ़ा सकती. तो सरकार के पास क्या क्या रास्ता है, सरकार उधार ले सकती है और डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है. ये 2 काम सरकार नहीं कर सकती रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए. तो पहला और दूसरा अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है जो कि है सी ऑप्शन, पहला दूसरा करेक्ट, तो यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट. 23rd का सी ऑप्शन करेक्ट है. मनी सप्लाई रेफर्स टू स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यही शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्लास. मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओवर अ पीरियड. देखो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड नहीं होता है. हेल्ड बाय द गवर्नमेंट तो वैसे भी नहीं होता. तो ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई होता है. और एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, स्टॉक कॉन्सेप्ट. ठीक है, मनी सप्लाई इज अ, बताई दिया क्लास अभी मैंने आपको, देखो सेम क्वेश्चन आ गया. तो मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट. बिकॉज मनी सप्लाई से ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. ओके, तो यहाँ पर क्लास 25 के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर लिए. आई होप आप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हुआ. अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो क्लास स्पीड आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो. आपके फोन में ही सेटिंग होती है, आप 0.1 जो अब लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूँ तो 0.75 स्पीड कर लो. अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो क्लास आप जो है और स्लो कर लो, और मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप फास्ट कर लो, 1.25 कर लो. तो अपने हिसाब से स्पीड को चेंज कर लो. ठीक है, तो आई होप कि आज आपने 25 में से कुछ अच्छा स्कोर किया होगा. कॉमेंट करके मुझे स्कोर जरूर बताएं कि 25 में से आपका स्कोर कितना आया, और जितने भी चीज़ रिवीजन करने के लिए क्लास में बोला उसे रिवीजन करें. और क्लास अगर कोई सजेशन है तो प्लीज मैं आपके सेशन का वेलकम करता हूं. टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए क्लास आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें क्लास वीडियो को, अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में, भाई बहन में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर कर दें. टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.